तो देखो, ये कहना तो बहुत गलत होगा कि अवेंजर्स एंड गेम के बाद जितने भी मार्वल के प्रोजेक्ट्स हैं वो एक सुपर डुपर हिट हैं, क्योंकि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि भाई मार्वल्स लगातार डाउनफॉल में जा रहा था, तभी उन्हें RDJ को वापस लाना पड़ा डूम्सडे और अपनी सीक्रेट वॉर वाली अपकमिंग मूवीज़ के लिए। इसी के बीच में मार्वल्स की एक अच्छी सीरीज़ आई थी, मैं बात आयरन हार्ट नहीं बल्कि मून नाइट की कर रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली मैंने मून नाइट देखी। क्या उसके एंडिंग एक्सप्लेन और एक छोटा सा रिव्यू भी हम लोग बात करेंगे इसके अंदर। अगर मैं रिव्यू की बात करूँ तो भाई देखो, एक क्लियर वर्ड में ये है, सीरीज अच्छी है लेकिन तुम्हारा वो भेजा फ्राई ज़रूर कर देगी। तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है, मैं देख क्या रहा हूँ। इससे अच्छा मैं रहने देता हूँ, क्योंकि इसमें 6 एपिसोड है और 6 के 6 एपिसोड तुम्हें ऐसे घुमा घुमा के फेंकेंगे। पहले के 1-2 एपिसोड में लगेगा कि भाई कुछ तो मस्त चल रहा है, लेकिन बाद में जब चीज़ें ये लोग इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, तुम्हें लग रहा है कि भाई मैं तो ये कुछ ब्रेन रॉट देख रहा हूँ और मेरी बुद्धि हो चुकी है भ्रष्ट। तो इसीलिए अगर तुम लोग उस चीज़ के लिए रेडी हो तो डेफिनेटली मून नाइट एक मस्ट वॉच है। मैं इसके सेकंड पार्ट का वेट डेफिनेटली कर रहा हूँ, क्योंकि उसके सेकंड पार्ट में कहीं ना कहीं थोड़ा कम पेचीदा ये लोग करेंगे, लेकिन फिर भी वो साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस तुम्हें अगले इसके मून नाइट पार्ट में भी देखने के लिए मिलेंगी। तो चलो, ये तो मैंने बहुत पेचीदा सा रिव्यू दे दिया। बात करूँ मैं पूरी स्टोरी के बारे में और उसके एंडिंग के बारे में, तो देखो एक बहुत सिंपल सी स्टोरी है। यहाँ पर एक बंदा है जिसका नाम है स्टीवन ग्रांट। स्टीवन ग्रांट एक गिफ्ट शॉप पे काम करता है या फिर म्यूजियम के आसपास काम करता है। वो बंदा एक नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन उसे नहीं पता लगता कि रात को अगर उसका होश हटता है तो वो अगले दिन सुबह कहाँ मिलता है जाके। वो कभी किसी मैदान में मिल जाता है, वो कभी किसी कहते हैं ना पार्क में मिल जा रहा है, गार्डन में मिल जा रहा है, उसको खुद नहीं पता है। तुम इसे एक टार्ज़न द वंडरफुल कार की तरह समझ लो। वो टार्ज़न द वंडरफुल कार को वो लोग चेन से बांध के रखते हैं ना, ताकि वो कहीं ना जाए। तो ऐसा ही हाल अपना स्टीवन ग्रांट अपने साथ करता है। वो कहता है भाई मैं अपने पैरों को बांध के रखूँगा, और वो उसी के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जी रहा है। उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं, बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर भी स्टीवन किसी तरह उससे कहते हैं ना कम अप कर रहा है और वो सर्वाइव करने का अपनी ज़िंदगी में ट्राई कर रहा है। एक दिन अचानक से वो एक अजीब सी जगह पे मिलता है जहाँ पर थोड़ा खून से लथपथ होता है और उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं। वो भागते हुए जाता है कहीं भीड़ में, और वहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है इस सीरीज़ के एक विलन का, जो कि है आर्थर हैरो। वहाँ का एक कहते हैं ना, जिसको तुम कह लो एक कल्ट लीडर या फिर एक ऐसा इंसान जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, ये वो इंसान है उस जगह का। और सबसे बड़ी बात ये कि आर्थर हैरो के पास कुछ पावर्स हैं जिससे वो लोगों को जज करता है। अगर तुमने कभी भी कोई पाप किया होगा, या तुम अगर आने वाले भविष्य में पाप करोगे, या तुम कोई क्राइम करने वाले होगे, तो तुम्हें आर्थर पहले ही दोनों हाथ पकड़ के जज करेगा अपने तराजू से, जो कि वो कहता है कि उसके पास इजिप्शियन गॉड्स की पावर है, और इसी से वो फैसला कर देगा तुम्हें ज़िंदा रहना है या फिर नहीं। अगर वो तराजू कहता है कि भाई तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम आगे कोई क्राइम करोगे, तो चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, आर्थर हैरो उसको मार देगा। लेकिन यहीं पे आर्थर हैरो को अपनी और ताकतें बढ़ानी है, इसलिए उसे एमेट चाहिए। एमेट एक और इजिप्शियन गॉड है, लेकिन वो पोर्ट्रे किया गया है एज विलन, या फिर एज विलन इसमें दिखाया गया है कि भाई ये विलन है, लेकिन आर्थर को उन्हें रिहा करना है ताकि वो उनकी पावर से एब्जॉर्ब कर पाए और वो उनका गुलाम बन के एक ज़िंदगी को अच्छी राह पर ले जा पाए। क्योंकि जो लोग गुनाह करने वाले होंगे वो उनको पहले मार देगा, तो धरती एक अच्छी जगह बन जाएगी। हाँ, वही थोड़ा थैनोस वाला कॉन्सेप्ट है। तो जब आर्थर हैरो और पहली बार स्टीवन दोनों आमने सामने आते हैं, तो इसके पास एक तरह का डायरेक्शन कह लो, नेविगेशन कह लो, एक गोल्डन बीटल होता है। अब उसे यूज़ करना होता है एमेट तक पहुंचने के लिए, क्योंकि इकलौता वही तरीका है जिससे कि अपना जो आर्थर हैरो पहुंच सकता है। और जब वो चीज़ होती है स्टीवन के पास, तो वो स्टीवन के पीछे पड़ जाता है। वो स्टीवन को हर जगह जाके उसकी ऐसी तैसी करता है। स्टीवन को फिर धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि स्टीवन अकेला स्टीवन नहीं है, वो मार्क स्पेक्टर भी है, एक और उसकी पर्सनालिटी जो कि बहुत ब्रूटल है, उसकी तरह नर्डी नहीं है, उसकी तरह कुछ भी कहते हैं ना, वो एक छोटा बच्चा नहीं है जो कि इधर उधर डर के भाग रहा है, एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है। मार्क स्पेक्टर एक बहुत चालाक किस्म का एक गुंडे टाइप का इंसान है। अब मार्क स्पेक्टर की ऑलरेडी शादी भी हो चुकी है लाइला से, वो हमें रिवील होता है जब स्टीवन ग्रांट थोड़ी कहते हैं ना पूछताछ करता है कि भाई मार्क स्पेक्टर चीज़ क्या है, मतलब उसके अंदर
एक और अगर पर्सनैलिटी है, उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है लायला नाम की लड़की से, तो भाई किस तरीके से वो उस चीज़ से आगे बढ़ेगा। अब धीरे धीरे करके मार्क स्पेक्टर स्टीवन एक दूसरे को जानते हैं, और जब आर्थर हैरो जितनी बार हमला करता है, मार्क ओवरटेक करता है स्टीवन पे और वो बचाता है उस बॉडी को या फिर स्टीवन ग्रांट को। वो ये भी कहता है कि भाई मैं तो शीशे में कैद रहूँगा हमेशा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि उसने एक और इजिप्शियन गॉड खोनशू को वादा किया है कि वो उसके कही हुई बात मानेगा, और जैसे ही वो उसका प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, स्टीवन ग्रांट की ज़िंदगी से मार्क स्पेक्टर हमेशा के लिए चले जाएगा। ये डाइजेस्ट करना ऑफ कोर्स स्टीवन के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन किस तरीके से धीरे धीरे करके स्टोरी आगे बढ़ती है। और खोनशू बहुत बार हॉन्ट करता है स्टीवन को, क्योंकि वो स्टीवन को उस काबिल समझता ही नहीं है कि वो उसकी दी हुई ताकतों का या फिर वो उसका एक अवतार बन पाए, बल्कि वो मार्क स्पेक्टर के पीछे होता है। और वो मार्क को भी कहता है कि उसे स्टीवन पे इतना भरोसा करना नहीं चाहिए। धीरे धीरे करके स्टोरी और पेचीदा होती जाती है, और हमें ये पता लगता है कि अब स्टीवन जो है वो स्टीवन नहीं है, वो एक्चुअल में मार्क स्पेक्टर ही है। ये पता तब लगता है जब ये लोग जाते हैं इजिप्ट जाके जो वो कहा ना मैंने डायरेक्शन या फिर नेविगेशन के लिए वो आर्थर हैरो को मिल जाता है। मून नाइट का हमें ट्रांसफॉर्मेशन भी एक दो बार देखने के लिए मिल चुका था तब तक। और जब ये बात डिस्क्लोज होती है कि मार्क स्पेक्टर ने एक बार आर्कियोलॉजिस्ट की टीम पे हमला किया था, और उस टीम में लायला के फादर भी शामिल थे, और मार्क स्पेक्टर के ही दोस्त ने लायला के फादर को मारा है, जो कि ऑफ कोर्स मार्क छुपाता है लायला से कि भाई कहीं इसको कहीं से पता न लग जाए। अब वो जो मैंने कहा ना स्कैरब एक सॉर्ट ऑफ है जो नेविगेशन टूल काम करता है, उससे आर्थर हैरो पहुंच जाता है किसी भी तरह एमिट के पास। एमिट से जाके वो पूरी उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करने लग जाता है, और वो पूरे तरीके से लायला को डिस्ट्रैक्ट भी कर देता है कि भाई जो तुम्हारा पति तुम समझ रही हो मार्क स्पेक्टर, इसी ने तुम्हारे बाप को मारा है। और सोचो अगर किसी लड़की से ये बात छुपाई जाए कि भाई तुम्हारे बाप को जिस इंसान ने मारा है वो तुम्हारा पति है, तो वो चीज़ पचाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मार्क स्पेक्टर ऑलरेडी डाइवोर्स देना चाहता है लायला को। उसका रीज़न बताता है स्टीवन को, क्योंकि खोनशू कहता है कि भाई मेरा अवतार तो तुम अभी हो, लेकिन जब तुम मेरा बदला पूरा कर दोगे, जब तुम मेरा जस्टिस दिलवा दोगे, उसके बाद मुझे किसी और बॉडी के पास जाना होगा। और वो बॉडी लायला को मानता है कि वो लायला को अपना अवतार बनाएगा, और मार्क ऐसा नहीं चाहता है कि उसकी बीवी किसी भी ऐसी चीज़ में फंसे, इसलिए वो चाहता है ये लोग डाइवोर्स दे दें, दोनों की ज़िंदगी अलग अलग हो जाए। तो फिर खोनशू उसके पीछे नहीं जाएगा। आई नो मैं धीरे धीरे और पेचीदा साउंड कर रहा हूँ, अगर तुमने सीरीज नहीं देखी होगी। आगे जाके स्टोरी में ये पता लगता है कि खोनशू एक इजिप्शियन गॉड तो है, लेकिन उसकी रेपुटेशन बहुत डाउन है, क्योंकि वो अपने उल्टे सीधे फैसले लेता रहता है, इसीलिए उसको बहुत बार बेदखल भी किया जा चुका है पूरे इस भगवान के अवतार वाली समाज से। खोनशू के जितने भी अवतार होते हैं, और हाँ एक बड़ी बात, आर्थर हैरो भी खोनशू का इससे पहले का अवतार था, और वो मानता है कि भाई खोनशू ने मुझे बहुत मेंटली टॉर्चर किया, और बहुत मुश्किल से उसकी बॉडी को छोड़ के वो स्टीवन या मार्क के पास गया है। जब कहानी और हमें आगे डेवलप होती हुई नज़र आती है, तो पता लगता है कि खोनशू और एमिट में बस इतना फ़र्क है कि खोनशू उन लोगों को सज़ा देता है जो कि क्राइम कर चुके होते हैं, वो उन्हीं लोगों से मार्क स्पेक्टर को मरवाता भी है। लेकिन आर्थर हैरो जो कि एक एमिट का फॉलोअर है, वो लोगों को क्राइम कमिट करने से पहले ही मार देती है। अब एक कहानी तुम्हें और कंफ्यूजिंग साउंड करेगी आगे, क्योंकि इसके बाद जब हमारे अलेक्जेंडर द ग्रेट के मुंह से वो लोग जो इजिप्ट का पूरा स्कैरब से वो एमिट की मूर्ति निकाल लेते हैं, और एमिट जो कि ऑलरेडी कैद है उसको तोड़ की मूर्ति को वो एमिट को आर्थर आज़ाद कर देता है, और वो 2 गोलियां भी मार देता है मार्क को। अब इस पॉइंट के ऊपर खोनशू को पकड़ा जा चुका है, सभी देवताओं ने मिलके उसको एकदम कैद कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से वो कहीं ना कहीं एक सही रास्ते पर नहीं है। और जैसा मैंने कहा उसकी एक ऑलरेडी रेपुटेशन बहुत डाउन है, तो खोनशू को इजिप्शियन देवता माना ही नहीं जाता है। अब इजिप्शियन देवता खोनशू के ना होने के बाद मार्क की जितनी पावर्स होती हैं एज मून नाइट वो जा चुकी हैं। अब उसको जब 2 गोली भी पड़ती है आर्थर हैरो की, तो वो वहीं का वहीं मर जाता है। मरने के बाद हमें दिखाया जाता है उसके बाद की चीज़ें, मतलब कि कैसे भाई इंसान मरने के बाद क्या क्या करता है। और वहाँ पर वो भी इन्होंने इजिप्शियन कॉन्सेप्ट ही फॉलो किया है कि जिस तरीके से इजिप्ट में माना जाता है कि भाई इंसान का दिल निकाल के हम लोग तराजू पे रख देंगे, और तराजू जिस तरफ बताएगा, तराजू की दूसरी तरफ एक पंख है, अगर पंख और जो तुम्हारा दिल है वो बराबर हुए तब तुम पापी नहीं हो, लेकिन अगर वो थोड़ा भी इम्बैलेंस हुआ तो तुम्हारे मन में कोई ना कोई हलचल है। अब ये लोग
लोग जब मर के जा चुके हैं दूसरे लोक में, ये लोग ट्राई करते किसी तरीके से ये लोग वापस आ जाएं। वहाँ पर एक और इजिप्शियन गॉड मिलती है जो कि उनकी हेल्प करती है वापस आने में, लेकिन अपने दिल की अंदर की मन की आत्मा को शांत करने के लिए पूरी कहानी स्टीवन और मार्क को पता लगती है। वैसे मार्क को तो पहले से पता थी, लेकिन वो कभी चाहता नहीं कि वो कहानी स्टीवन को पता लगे। दोनों एक ही इंसान है, लेकिन मरने के बाद अलग अलग ऑफ कोर्स हो गए हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में दो लोग ही थे। मार्क और स्टीवन दोनों एक ही माँ के बेटे हैं, लेकिन एक बार ये लोग खेलने जाते हैं जहाँ पर स्टीवन पानी में डूब जाता है और मार्क वहाँ से बच जाता है। उनकी माँ के हिसाब से स्टीवन के जन्म के बाद से मार्क उनसे बहुत जेलस था, इसलिए जानबूझ के इंटेंशनली मार्क ने स्टीवन को मार दिया और वो स्टीवन को बहुत टॉर्चर भी मार्क को बहुत टॉर्चर भी करती हैं। इसलिए मार्क अपनी फैमिली को छोड़ के चला जाता है। स्टीवन हमें दिखाया जाता है वो अपनी रोज़ मम्मी से बात करता है, लेकिन वो जस्ट एक उसका मेंटल डिसऑर्डर है। जो आर्थर हैरो हम लोगों को विलन दिखाया गया असली दुनिया में, वो इस लोक के ऊपर एक डॉक्टर बना है, जो कि ये बात प्रूव करने में लगा है कि मार्क और जो स्टीवन है वो दोनों पागल हो चुके हैं। बाय द वे हमें बीच बीच में मूवीज़ में ऐसे भी सीन देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पर ब्रूटैलिटी का लेवल एकदम एक्सट्रीम चला जाता है, लेकिन उसके बीच में एक ट्रांजिशन डाली जाती है और सब लोग आसपास के मर जाते हैं। मार्क कहता है मैंने नहीं किया, स्टीवन कहता है मैंने नहीं किया। अभी किया किसने, इसका हमें सब जवाब जो है वो एकदम आखिरी में जाके सीरीज़ के पता लगता है, क्योंकि धीरे धीरे करके इनकी कन्फ्यूजन क्लियर होती हैं। फिर पता लगता है कि भाई स्टीवन तो एक्चुअल में इंसान कोई है ही नहीं, वो बस मार्क के दिमाग में एक मेमोरी है उसके ही भाई की, कि स्टीवन बचपन में उसके साथ था। एक कल्पना है जो कि अब उसके साथ एक डुअल पर्सनैलिटी रह के या फिर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर रह के उसके साथ में पूरी लाइफ रहेगी। मार्क को ये पता लगता है भाई वो या तो एक्चुअल में कोई इंसान ही नहीं है, और उसे ऐसा लगता था कि मार्क एक्चुअल में कोई इंसान नहीं है। धीरे धीरे करके जब सीरीज़ और आगे बढ़ती है, फाइनली ये लोग वापस जिंदा होते हैं, क्योंकि लायला खोंशू को आज़ाद करती है उस देवी की ताकत के साथ में जो कि उन लोगों को पाताल लोक से या फिर एक मृत्यु लोक से वापस इंसानी लोक के अंदर आई है। अब लायला को भी कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी सुपर पावर्स मिल जाती हैं और अपना मून नाइट ट्रांसफॉर्म होके खोंशू की पूरी पावर के साथ में अब दो साइड पे एक गॉड्स की वॉर हो रही है, जहाँ पर खोंशू और एमिट आमने सामने लड़ रहे हैं, जहाँ पर एमिट ऑफकोर्स भाड़ी पड़ती है खोंशू पे, और दूसरी साइड आर्थर हैरो और मून नाइट का एक आपस में क्लैश होता है। ऑफकोर्स चीज़ें उस तरीके से ही एंड होती हैं जो कि अपने हीरो के पक्ष में होगी, क्योंकि अपना जो मून नाइट है वो करता क्या है, वो लायला दोनों मिल के आर्थर की बॉडी के अंदर एमिट को कैद कर देते हैं, लेकिन वो आर्थर को मारते नहीं हैं। वो खोंशू से कहते हैं कि भाई मुझे तुम बस आज़ाद कर दो, मुझे इतना ही चाहिए। लेकिन खोंशू को बाद में जब आखिरी में मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक सॉर्ट ऑफ रिहा वगैरह किया जाता है, तो हमें ये पता लगता है कि खोंशू आर्थर को ये बताता है कि भाई मार्क और स्टीवन को ऐसा लग रहा है कि मैंने उन्हें रिहा कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके अंदर एक तीसरी पर्सनैलिटी भी है जो कि जेक की है। अब जेक वो इंसान था जो कि बहुत ब्रूटल है, बहुत ही ऑफेंसिव है, और वो सबको मारने पे तुला हुआ है। बीच बीच में जो तुम्हें मूवीज़ में आउट ऑफ नोवेयर वाले ब्रूटल वाले मासी किलिंग वाले सीन्स दिखाई देंगे, वो इसलिए नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि वो काम जेक ने किया है, और ये बात एकदम आखिरी में जाके रिवील होती है। अब आखिरी में एकदम मूवी के जो कंक्लूजन है उसमें जेक गोली चलाता है आर्थर के ऊपर। अब वो मरा है या फिर जिंदा है, उसके लिए हमें मून नाइट की अगली सीरीज़ का वेट करना पड़ेगा। वैसे ये सीरीज़ तो नहीं लगती तुम्हें मूवी की तरह ही पूरा प्लॉट दिखाएगी, धीरे धीरे करके कहानी आगे बढ़ेगी, तो मोर देन अ वेब सीरीज़ मैं इसे एक मूवी कंसीडर करूँगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता आयरन हार्ट कैसी है, लेकिन उसकी रिव्यूज़ एंड रेटिंग देख के मेरा मन नहीं हुआ, और मून नाइट देख के कहीं ना कहीं मैं सेटिस्फाई हूँ कि भाई थोड़ा ब्रेन रॉट तो हुआ, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो अच्छी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी हैं। बाय द वे तुम्हें कैसे लगी मून नाइट, अगर तुमने देखी है बताना कॉमेंट सेक्शन के अंदर। ये कुछ थी एंडिंग एक्सप्लेन, और पूरी स्टोरी सिर्फ और सिर्फ 13-14 मिनट में, मतलब तुम्हारा मैंने कितना समय बचा लिया यार। चलो बाय द वे दैट इज़ इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक करो। ऐसी और चीज़ों के लिए तुम्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को करना पड़ेगा ऑन। मिलूंगा अब तुमसे आके ऑफ कोर्स अगली ऐसी एक और वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।